वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तिरा की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लेते हुए कहा है कि इस मामले को सलामती के इदारों से जोड़ना एक मुनज़्ज़म साजिश है। सख्त मौसम के बायस हर साल लोग आर्जी नकल मकानी करते हैं, जबकि सिक्योरिटी इदारे सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के मुताबिक ना तो वादिय तिरा को खाली कराने का कोई हुक्म दिया गया है और ना ही किसी बड़े फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया गया है। इस मामले पर वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत आमने सामने आ चुकी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी खुलकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं और इल्ज़ाम आयद करते हैं कि फैसले बंद कमरों में किए जा रहे हैं और लोगों को ज़बरदस्ती नकल मकानी पर मजबूर किया गया। दूसरी जानिब हक़ाइक़ इस बयानिए की मुकम्मल तायीद नहीं करते। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खैबर ने 28 अक्टूबर को सूबाई हुकूमत को मुमकिना रज़ाकाराना नकल मकानी से पेशगी आगाह कर दिया था और रिलीफ इंतजामात की दरख्वास्त भी की थी, मगर बर वक्त तैयारी न होने के बायस इंसानी मुश्किलात पैदा हुई। 2008 से 2013 तक खैबर पख्तूनख्वा और साबिक फाटा में मुतअद्दिद बड़े फौजी ऑपरेशन हुए। इनमें ऑपरेशन ज़लज़ला, सिरात मुस्तकीम और शेर दिल शामिल थे, जो सन 2009 तक जारी रहे। इसके बाद ऑपरेशन राह रास, सवात और मालाकंड में, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन राह निजात किया गया। उसी अरसे में खैबर पास ऑपरेशन और ब्लैक थंडरस्टॉर्म जैसे अहम ऑपरेशंस भी हुए। बाद अज़ां कोहे सफ़ेद और महदूद नौइयत की इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ भी जारी रहीं। इन तमाम मराहिल में भी नकल मकानी जैसे मसाइल सामने आए, मगर उस वक्त की सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत और सलामती के इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करती थीं, जिसके बायस मुतासरा आबादी की बहाली और रिलीफ निस्बतन बेहतर अंदाज में मुमकिन होती रही। आज सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। दिलचस्प बात यह है कि खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतासरीन की रजिस्ट्रेशन के लिए बाड़ा और पेंडाचीना में 5 कैंप्स कायम करने की हिदायत दी, जो इस बात का सबूत है कि नकल मकानी का अमल मुकम्मल तौर पर अचानक या खुफिया नहीं था। इसके बावजूद सूबाई हुकूमत एक तरफ विफाक पर इल्ज़ामात लगा रही है और दूसरी तरफ अमली ताउन से गुरेज़ां दिखाई देती है। एक सरकारी एहलकार के मुताबिक ना तो ये मामला सूबाई काबीना में ज़हर बहस आया और ना ही सूबाई हुकूमत ने इनखला की तारीख पर संजीदा मुशावरत की। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि सूबाई हुकूमत की सियासी मसलहतें और इदारा जाती महाजराई न सिर्फ तिरा के अवाम के मसाइल में इजाफा कर रही है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी जैसे हसास मसले को भी पेचीदा बना रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब माजी की तरह ताउन से मसाइल हल हो सकते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्यों टकराव की राह अपना रही है? खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत की तंग नज़र सियासी मफादात की कीमत कब तक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अदा करना पड़ेगी? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। तिरा आबादी की नकल मकानी बहरान सूबाई हुकूमत की इंतजामी नाअहली या सियासी दानिस्ता सियासी हिकमत अमली? शहजाद चौधरी साहब, कुछ अर्सा पहले भी, कुछ हफ्ते पहले भी हम इस मामले पर गुफ्तगू करते रहे। रियासती इदारे कुछ ज़रूरतें समझ रहे थे, सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी, पाकिस्तान में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़यात, जितना नुकसान हमने पिछले साल 2 साल के अंदर उठाया, वो माजी के नुकसान पर भी हावी होता जा रहा था। कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी और रियासत बावर भी करा रही थी, वफाक भी इस पर बातचीत कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स भी ये बता रहे हैं कि आगाही थी। खुद ज़िले इंतज़ामिया ने जो इक़दाम किए वो भी सामने मौजूद हैं कि किस तरीके से एडवांस 2.5 लाख रुपए हर ख़ानदान को दिए गए हैं। 10,000 से ज़ायद ख़ानदान नकल मकानी कर चुके हैं। नकल मकानी करने वाले भी हर ख़ानदान को 50,000 दिए जा रहे हैं। मगर सूबाई हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है, उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? क्या सारी जिम्मेदारी विफाक पर डाल के सूबाई हुकूमत हाथ झाड़ के बैठ सकती है, या ये ऑपरेशन डायरेक्टली विफाकी हुकूमत के बगैर मुमकिन है? सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी डायरेक्टली कितनी बनती है? क्या वो उठा रही है? नहीं उठा रही तो क्यों? अच्छा, क्या तिरा में ऑपरेशन जरूरी था? पहले इस सवाल को देख लेते हैं। मेरे ख्याल में जरूरी था, क्योंकि ये अफगान सरहद के साथ मुतसिल है और 2013 से 2016 में जो ज़रबे अज़्ब लड़ी गई, वो यहाँ पर सबसे मुश्किल तरीन जंग जो थी, आखिरी मरहला जो था, वो यहाँ पर हुआ था तिरा के अंदर। यहाँ पर छुपने के लिए जंगलात हैं, वहाँ पे वादी है जिसके अंदर छुपा जा सकता है। और 2009 में फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा पाकिस्तान बनने के बाद हमारी जो फौज थी उसने उस वैली को एंटर किया था 2009 के अंदर। तो इतना मुश्किल मरहले भी हैं, इतना मुश्किल जगह भी है, और वहाँ पे आके इन तहरीक तालिबान वालों ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने आके अपना निज़ाम कायम किया हुआ है। वहाँ पर सुना है फैक्ट्रियाँ भी हैं जो कि ड्रग्स भी क्रिएट करती हैं, वहाँ पर उनका आना जाना भी है, वो फैक्ट्रियों के साथ वहाँ पे कारोबार भी करते हैं। ये भी डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे कौन सा कानून चलेगा, कौन स्कूल जाएगा,
کون سے اسکول بند رہیں گے, جا بھی سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے, وغیرہ وغیرہ. یعنی ایک پیرل نظام تیرا میں چل رہا ہے, اس کو صاف کرنا بہت لازم تھا. اس کا جواب بھی ڈی جی ایس پی آر نے خوب اپنے طور پہ بتایا کہ یہ لوگ کیوں ان کو رکھتے ہیں جو کہ اس قسم کے ایلیمنٹس آ کے افغانستان سے آ کے یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی مدد. ہو سکتا ہے خوف کی خاطر ہو, کچھ ہو, لیکن ان کا وہاں سے نکل آنا اتنا ہی ضروری تھا جس طریقے سے 2009 کے اندر ہم نے 20 لاکھ سوات میں سے لوگوں کو وہاں سے نکالا اور ان کو مالاکنڈ اور یہاں پہ آ کے بسایا, تاکہ پاکستانی افواج سوات کو آزاد کروا سکیں اور پاکستان کا دوبارہ حصہ بنا سکیں. 2009 کے اندر ایسے حالات تھے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. تو جب اس قسم کی چیز ہو تو ایک آپریشن لازمی ہو جاتا ہے. پاکستان کی رٹ کے اندر, پاکستان کی سرحدوں میں صرف پاکستان کا قانون چل سکتا ہے, کسی اور کو باہر سے آ کے وہاں پر اپنا رٹ قائم کرنے کی اور اپنا قانون نافذ کرنے کی اجازت نہیں جاتی. پہلی بات تو یہ ہوگی یہ کرنا لازم ہے. دوسری بات کہ اگر لازم ہے تو کیا کولیٹرل ڈیمیج ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں ایکسیپٹیبل. تو اس لیے بدقسمتی ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کرنی پڑتی ہے. یاد رکھیں 2009 کے اندر 20 لاکھ سوات کے لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے. یہ تو صرف کوئی 12,000 خاندان ہے, یعنی کتنے ہوں گے, 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب ہوں گے, کتنے ہوں گے, اتنی ہی آبادی ہے تیرا کی. تو مجھے نہیں پتا سب کے سب وہاں سے نکل آئے یا سب کے سب وہاں سے نہیں نکلے. تو یہ تو ہو گئی, یہ تو حقائق ہیں جو کہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. فائنل, کیا وفاق کا آپریشن تھا یا یہ صوبے کا آپریشن تھا؟ وفاق کا آپریشن تھا. اگر وفاق کا آپریشن تھا تو جو ڈسپلیسمنٹ ہے, لوگوں کو وہاں سے نکال کے بسانا کی جگہ پہ, اتنی ہی ذمہ داری وفاق پہ بھی آتی ہے, اتنی ہی صوبے پہ بھی آتی ہے. اگر وفاق صوبے کے ساتھ مل کے چلتا, شاید صوبے کو ذمہ داریاں دیتا کہ یہاں پہ تم لوگ کیمپس کریٹ کرو. اور یاد رکھیں جو 2009 والا آپریشن تھا, وہاں پہ 2-2 سال لوگ مالاکنڈ کے اندر بستے رہے ان ریفیوجی کیمپس کے اندر. تو یہ کرنا پڑتا ہے بدقسمتی سے. ہمارا علاقہ اس قسم کا ہے, ہمارے مسائل اس قسم کے ہیں کہ یہ باوجود اس کے کہ مشکل ترین حالات ہیں, لیکن اس کے اندر یہ کرنا پڑے گا, اور یہ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے. پھر آپ نے ذکر کیا کہ اکتوبر میں ڈپٹی کمشنر کہتا ہے صوبائی حکومت کو, تو اس کو کس طریقے سے پتا چل گیا کہ یہاں پر جو نقل مکانی ہوگی اس کی ضرورت پڑے گی؟ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو پلان بن رہا تھا, کہیں نہ کہیں تو کچھ ہو رہا تھا. تو وفاق اور صوبہ دونوں کو مل کے اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ کس کی ہے. باقی نیت کس کی کیا ہے خدا جانتا ہے. یعنی نیت سے مراد یہ ہے کہ اس وقت تو صوبہ اس وقت اسپاٹ لائٹ میں ہے. اگر صوبہ اسپاٹ لائٹ میں ہے تو اگر وہ اس کو ایک سیاسی طور پر ایک سیاسی کھیل بنا کے اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو بدقسمتی ہوگی پاکستان کی بھی اور باقی ان لوگوں کی بھی. شہزاد صاحب, کمنگ بیک ٹو دا سوال صاحب, تھوڑا سا اس کو مزید فوکس کرتے ہیں. جب ضلعی انتظامیہ میں رقم بانٹ رہی ہے تو ظاہری بات ہے وفاق نے براہ راست تو ضلعی انتظامیہ کو رقم نہیں دی ہوگی ہر گھر کو نقل مکانی کرنے والوں کو. اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر وہاں پر ضلعی انتظامیہ تک چیزیں پتہ ہیں, ڈپٹی کمشنرز تک چیزیں پتہ ہیں, تو صوبہ درمیان میں ہے. یہ جو کچھ بن رہا ہے یعنی کہ ایک پولیٹیکل بلیم گیم شروع ہے, سیاسی بیانات ہیں, جذباتیت بھرے, سطحیت بھرے بیانات. کیا پولیٹیکل گورنمنٹ جو کہ وہاں موجود ہے وہ اہل نہیں ہے کہ اس معاملے کو ہینڈل کر پاتی؟ سیاست ایک جانب, لیکن یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے, یہ ریاست کا معاملہ ہے. یا پھر دانستہ اس پورے معاملے کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایک سیاست ہے جو کہ پشاور میں ایگزسٹ کرتی ہے صوبے کے اندر, اور ایک سیاست ہے جو اسلام آباد میں ایگزسٹ کرتی ہے وفاق کے اندر. یہ سیاست ریاست کو خراب کر رہی ہے, ورنہ اتنا مشکل کام نہیں تھا. ہم سے بڑی بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اور بڑے بڑے زیادہ لوگوں کو ان کو ڈسپلیس کر کے ان کو اپنی جگہ پہ رکھ چکے ہیں اور اس کے بعد ایریاز کو صاف کروا چکے ہیں. تو میرا خیال ہے جہاں سیاست دونوں طرف سے کھیلی جائے گی, نہیں عطاءاللہ تارڑ بھی کوئی اتنا دو دھلا نہیں ہے, مطلب وہ بھی تو سیاست کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ یعنی آپ ایک صوبے کو افواج پاکستان کے سامنے لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں اپنے بیانات کے حساب سے. اتنی ہی ذمہ داری وفاق کی ہے. وفاق کو تو پتا تھا یہ تو وفاق کا آپریشن ہے نا, وفاق کا آپریشن, اس کا تمام بندوبست وفاق کو کرنا, وفاق کی حکومت کو کرنا چاہیے تھا نا. یہ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ یہ کیوں نہیں بات کر سکے صوبے کے ساتھ جا کے بیٹھ کے؟ اور اگر صوبہ پھر بھی نہیں یہ کرتا تو پھر ہم آج کلیئرلی کہتے ہیں کہ بد انتظامی تو ہے ہی ہے, لیکن بدنیتی بھی شامل ہے. تو میں آج کے دن میں, آج کے دور کے اندر تو بد انتظامی کہہ سکتا ہوں, لیکن اس کے اندر اصل میں کس کا کھیل ہے یہ طے کرنا بہت مشکل. درست ہو گیا. زیغم صاحب, وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ تیرا سے رضا کرانا نقل مکانی ہے, معاملے کو ادارے سے جوڑنا سازش ہے. کیا خیبر پختونخوا حکومت اپنی نااہلی کے باعث ہزاروں لوگوں کو مشکلات میں لے جا کر اسے اپنے سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کر رہی ہے, یا پھر وفاق نے مناسب وقت پر ان کو آگاہ نہیں کیا اور یہ اگر آپریشن ضروری تھا تو صوبائی حکومت اس میں سے سائیڈ پر نکل رہی ہے یا نکال لی گئی ہے وفاق کی جانب سے؟ ایک چیز تو بالکل واضح ہے, وہ بات یہ واضح ہے کہ حکومت پاکستان نے, جس میں ظاہر ہے ہم حکومت پاکستان کہتے ہیں تو دونوں حکومتیں شامل ہیں, انہوں نے تیرا ویلی کے لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے.
अगर हमने दहशत गर्दी की जंग जीतनी है, जो हमने जीतनी है, वी हैव नो ऑप्शन, बेशक, तो फिर हमें दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों को भी साथ लेना होगा और वहाँ के लोगों को भी साथ लेना होगा। और इस बात में हुकूमत इस बार नाकाम हुई। ऑपरेशन की वहाँ ज़रूरत थी, वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाला हर ग्रुप मौजूद है जो केपी में मौजूद हो सकता है। वहाँ पे ऐसे इलाके भी हैं जिन पर दहशतगर्द कंट्रोल कर चुके हैं, नारकोटिक्स का भी हब है, वो खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल के भी इंतहाई करीब है। वहाँ से ये दहशतगर्द की आग आनन फानन सूबाई कैपिटल तक भी फैल सकती है। फिर ऐसी बदइंतज़ामी वहाँ पे क्यों हुई? अब आपको साफ नज़र आता है कि प्लानिंग की खामियां हैं। अब ये जो प्लानिंग की गई, अब इसके अंदर बज़ाहिर तो दोनों हुकूमतें शामिल थीं, वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी। आपको सूबाई हुकूमत का वाज़ेह एक फुटप्रिंट नज़र आता है। डिप्टी कमिश्नर साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जो इदारे हैं सूबाई वो प्लानिंग कर रहे हैं। मसलन रिलीफ का और बहाली और आबादकारी का जो महकमा है वो 4 अरब रुपए भी जारी कर रहा है। एक दूसरे से गुफ्तगू भी चल रही है। और दूसरी तरफ जो सूबाई हुकूमत है वो बाहर आकर, सामने आकर न बात करना चाहती है, न इसको ओन करना चाहती है, क्योंकि उसका मसला ये है कि वो एक तो दहशतगर्दों को नाराज़ नहीं करना चाहती, खौफजदा है, वो अवामी नेशनल पार्टी नहीं बनना चाहती। वो ये कहती है कि हम दहशतगर्दों के सामने आके अवामी नेशनल पार्टी जैसी इबरत का निशाना नहीं बनेंगे, हमने नहीं मरना, जो करना है खुद कर लो। दूसरी बात, उसको लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं वफाकी हुकूमत के साथ कि अगर ये काम करना है तो फिर इमरान खान को रिहा करो। जो लिवरेज उनके पास है, 1-2 चीज़ें, उनमें एक बड़ी लिवरेज उनको ये नज़र आ रही है, एज लिवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, आपने 2 बातें की कि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, यानी कि अपने इंतजामात की या बतौर इंतजामिया। दूसरा लेवरेज वाला मामला तो सियासी एंगल है, साइड पे रखते हैं उसको, क्योंकि हर जगह हमारे सियासतदान सियासत पैलेट घुसा देते हैं। ये जो इंतजामी तौर पर जिम्मेदारी वो नहीं लेना चाहते, तो वो क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि कुछ देर पहले भी उन्होंने असेंबली के अंदर जो गुफ्तगू की है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, मैं अल्फाज यहाँ पे दोहरा नहीं सकती, अभी वो वहाँ भी उसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो जिम्मेदार नहीं है जो कुछ हो रहा है। वो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, रियासत एक काम करने जा रही है। इसका मतलब है वो नियतन आगाज से इसके जिम्मेदार बनने को तैयार नहीं थे कि जो हो वो जाने, हम इस पर सियासत ही करेंगे। फर्ज करें उनको पता भी नहीं था, ये फर्ज कर लेते हैं कि उनको पता ही नहीं था, उनको सिर्फ ये पता चला कि भगदड़ मच गई, लोगों ने निकलना शुरू हो गया। फर्ज करें किसी ज़ल्ज़ले की वजह से हुआ, फर्ज करें सैलाब की वजह से हुआ, फर्ज करें अफवाह फैलने की वजह से हुआ, किसी वजह से भी हुआ। अगर लाखों लोग निकलना शुरू हो गए तो इवैक्यूएशन को मैनेज करना किसकी जिम्मेदारी है? डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहाँ होती है? पीडीएम में कहाँ होती है? सूबे के पास होती है। डीडीएम में कहाँ होती है? डिस्ट्रिक्ट के पास होती है। लोगों को मैनेज करने के वसाइल कहाँ होते हैं? टेंट किसके पास होते हैं? खुराक किसके पास होती है? वफाक तो सिर्फ फौज भेज सकता है ना, जब ऐसे सूरत हाल पैदा हो जाए कि सूबाई हुकूमत मैनेज ही ना कर सके इस तरह की सूरत हाल को, और फिर फौज, हेलीकॉप्टर और गाड़ियां लेके पहुंच जाए। शॉर्ट ऑफ दैट, तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वहां पे उस इवैक्यूएशन को मैनेज करते, अपने पूरे रिसोर्सेज भेजते। लेकिन क्योंकि वो इसकी ओनरशिप नहीं लेना चाहते थे, और ओनरशिप ना लेने के पीछे वही बातें जो मैंने अर्ज की, बिल्कुल, तो वो खुलकर ना सामने आना चाहते थे, ना वहां वसाइल भेजना चाहते थे, ना फुली इन्वॉल्व होना चाहते थे। और आपने देखा कि इस दरमियान में वजीर आला साहब क्या कर रहे थे? वो इमरान खान की रिहाई के लिए पूरे मुल्क को मोबिलाइज करने की बाहर निकले। दुरुस्त हो गया, एहतजाज की तैयारी कर रहे थे, जबकि उनके अपने घर में अपने हल्के में ये हो रहा था। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। जिम्मेदारी दोनों हुकूमतों की है, जैसे शहजाद साहब। बिल्कुल ठीक है, जिम्मेदारी दोनों हुकूमतों की है।